आज स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन ड्यू टू लिक्विड। सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड। सरफेस टेंशन किसी भी रियल लिक्विड का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ से किस तरह से रिलेटेड है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग नेचर में देखते हैं, कुछ समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे कोई भी, अगर मान लेते हैं कि किसी ग्लास के किसी ग्लास में अगर एक तरह से इस तरह से कोई लिक्विड रख दिया जाए और उसके ऊपर कोई पिन रख दें, या वाटर सरफेस कहीं पे बना दें और उस पर पिन रख दें, ऐसा सेफ्टी पिन रख दें, तो पिन देखते हैं कि उसके ऊपर फ्लोट करता है, उसके अंदर में डूबता नहीं है। लेकिन अगर कोई भारी चीज रख दें तो पानी के अंदर में वो डूब जाएगा। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वाटर स्ट्राइडर है, कोई इंसेक्ट है। कोई इंसेक्ट जब पानी के ऊपर चलता है, जैसे मॉस्किटो, तो इसका लेग्स पानी पे आसानी से चल पाता है, ये लेग के साथ अपने चल पाता है। लेकिन अगर कोई भारी चीज चले, जैसे कोई और जानवर मान लो कि किसी पानी के सतह पे चलता है, तो वो पानी के अंदर में डूब जाएगा। लेकिन मॉस्किटो पानी के अंदर में आसानी से चलता है, जैसे कि उसके लिए पानी का जो सरफेस है एक प्लेन सरफेस है। ये भी हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और एग्जाम्पल देखते हैं सरफेस टेंशन का क्या क्या एग्जाम्पल और है। जैसे कि मान लेते हैं कि पेंट ब्रश। पेंट ब्रश हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में कि जब पेंट ब्रश को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबाते हैं तो उसका ब्रिसल आपस में फैला होता है। या जब कोई आदमी स्विमिंग पूल के अंदर में जाता है तो उसका जो बाल है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही पानी से इसको बाहर निकालते हैं तो ये ब्रिसल है वो सब आपस में स्टिक कर गया, चिपक गया है। जैसे कोई आदमी पानी से नहाकर बाहर निकलता है तो उसका बाल सब आपस में चिपक जाता है। इसका भी कारण है सरफेस टेंशन। और एग्जाम्पल देखते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का एक और एग्जाम्पल है कि नेचर में कोई भी वाटर ड्रॉप लेते हैं या कोई भी लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, तो उसके पीछे देखते हैं कि उसका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। पानी को अगर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाए तो उसका शेप हो जाएगा स्फेरिकल, जैसे वाटर ड्रॉप का शेप होता है स्फेरिकल। या किसी भी लिक्विड का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। इसके पीछे भी रीजन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के चलते ये सब हो रहा है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है? सरफेस टेंशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरफेस टेंशन एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस लिक्विड के एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जो वाटर सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ रहा है या जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो वो सरफेस एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी एग्जाम्पल देखे, ये जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी के बात हो रही है, केवल बात हो रही है किसका? वाटर सरफेस का, जिसके ऊपर में एयर है। अंदर का जो पानी है उसमें सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा। सरफेस टेंशन केवल वाटर के बाहरी सरफेस पे, किसी भी लिक्विड के बाहरी सरफेस पे जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस पिन को पानी के अंदर में ले आकर रख दें तो फ्लोट नहीं करेगा। केवल सरफेस पे अगर आसान जेंटली उसको रख दें तो ये फ्लोट करेगा, क्योंकि जो पानी का सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर एयर है। तो केवल इसी सरफेस पे डेवलप होता है सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि ये जो पानी का सरफेस है एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट की तरह, जैसे कोई इलास्टिक शीट होता है तो उसकी तरह ये काम कर रहा है।
अब इसके ऊपर अगर कोई चीज को रख दें, हल्का चीज को रख दें, तो ये उसके ऊपर आसानी से तैर सकता है, जैसे कोई पिन रख दें। और वाटर स्ट्राइडर भी उसी तरह से चल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा सतह है जो एयर के कांटेक्ट में, उसके ऊपर एयर है, तो उसके ऊपर ये आसानी से चल रहा है। लेकिन अगर कोई भारी चीज इस पर रख दिया जाए, तो जैसे हम कोई आदमी अगर इस पर चले, तो ये स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन उतना मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो उसके कारण ये सरफेस को ब्रेक कर देगा और पानी में उसका पाँव अंदर चला जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन होता क्यों है, तो अब लोग पहले तो देखें कि कौन कौन सा केस में सरफेस टेंशन हो रहा है। तो एक केस देखें, लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है। लिक्विड ड्रॉप होता है स्फेरिकल इन शेप, कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप का होगा। कोई भी सेफ्टी पिन या पिन पानी के सतह पे फ्लोट कर सकता है, उसके ऊपर रख दें तो फ्लोट कर सकता है। जो पेंट ब्रश है, वो जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उसका ब्रिसल आपस में स्टिक कर जाएगा। और एग्जाम्पल है स्ट्राइडर, वाटर स्ट्राइडर या कोई भी इंसेक्ट पानी के ऊपर आसानी से चल सकता है। ये सब रीजन है सरफेस टेंशन का। और भी एग्जाम्पल सरफेस टेंशन का हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा फ्रेम बनाए यू शेप का, फ्रेम बनाए, और इस फ्रेम के ऊपर मान लो कि यहाँ पर एक स्लाइडर रख दिए, एक वायर रख दिए जो आसानी से चल सके, और इस फ्रेम को अगर पानी के अंदर में डुबाएंगे या वाटर किसी सोप सॉल्यूशन के अंदर में इसको डुबाएंगे, तो इस पे एक थिन फिल्म बन जाएगा, इस पे एक थिन फिल्म लिक्विड का फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद हम देखें कि जैसे ही थिन फिल्म फॉर्म हुआ, तो ये जो स्लाइडर है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि हम एक सर्कुलर शेप में एक वायर फ्रेम बनाते हैं। इस वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर में डुबाते हैं, डिप करते हैं, और अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो इस सरफेस पे, इस फ्रेम के ऊपर एक सरफेस फॉर्म हो जाएगा सोप फिल्म का, एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगा सोप का, ठीक है। या पानी के अंदर में डुबाएंगे तो पानी का एक सरफेस फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक सरफेस बना हुआ है। अब ये सरफेस क्या है कि ये सरफेस एक चारों तरफ से स्ट्रेस्ड हो रहा है। इसमें कोई भी अगर हम लाइन सोचेंगे तो उस लाइन को हर तरफ से खींचा जा रहा है। तो कोई भी स्ट्रेस्ड शीट में क्या होता है, स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट में क्या होता है कि जैसे इस पर अगर हम कोई लाइन इमेजिन करें, तो इस लाइन को दोनों पार्ट एक दूसरी तरफ खींच रहा है। कहीं भी एक लाइन इमेजिन करें तो इस लाइन को ये दोनों पार्ट, लाइन के दोनों तरफ का जो पोर्शन है एक दूसरे को खींच रहा है, तो ये पूरी तरह से स्ट्रेस्ड है। यही होता है सरफेस टेंशन, कि जब कोई पानी या लिक्विड का सरफेस जहां पर कि एयर कांटेक्ट में आ रहा है, अगर इसी चीज को हम पानी के अंदर में पूरी तरह से रख दें तो वहां पर ये चीज नहीं होने वाला है, ये प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होने वाला। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पर दो तरह का लिक्विड है। एक लिक्विड जो पानी के अंदर में पूरी तरह से है, और एक जो सरफेस पे है जहाँ पर एयर का कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस पे है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा काम करें कि किसी वायर फ्रेम को ला करके इसके अंदर में रख दें, तो ठीक है, यहाँ पर पानी का लेयर मान लो बन गया, तो भी कोई इसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप होने वाला नहीं है कि एक दूसरे को पोर्शन खींच रहा है। स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको बाहर में रखें, तो जैसे ही यहाँ पर सरफेस जो बना वो एयर के कांटेक्ट में आया है, तो यहाँ पर ये सरफेस स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेगा। यही कारण है, यही है सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सोप फिल्म को हम यहाँ पर बनाए हैं इस सर्कुलर फ्रेम में, तो इसका कोई भी लाइन अगर इमेजिन किया जाए तो उस लाइन को दोनों पार्ट इस फ्रेम का इसको खींचेगा, इस तरह से इसको खींचेगा, इस तरह से इसको पुल करेगा। यह है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन ये तो फॉर्म हो गया। अब इसके ऊपर मान लो कि एक हम कोई थ्रेड रख दिए, किसी आर्बिट्ररी शेप का थ्रेड रख देंगे, उसका लूप, थ्रेड का लूप बनाए और इसको ऊपर रख दिए। मान लो कि एक सर्कुलर शेप में वायर बना करके उसको सोप फिल्म के अंदर में डिप करके बाहर निकालेंगे, तो ऐसा इस फ्रेम के ऊपर एक सरफेस ऐसा बन जाएगा। और उस सरफेस पे एक आर्बिट्ररी शेप का थ्रेड अगर रख दिया जाए तो थ्रेड उसी शेप में रहेगा।
लेकिन अगर एक नीडल से ला करके इसके अंदर वाले सरफेस को प्रिक कर दें, इसको अगर ब्रेक कर दें, जहाँ से जो पानी का सरफेस से फॉर्म हुआ था वो सरफेस इसके अंदर में खत्म हो जाएगा, इसके अंदर में खत्म हो जाएगा। ये जो पानी का सरफेस है इसके अंदर में खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि अब उसके बाद क्या होने वाला है। ये अंदर का पानी का सरफेस खत्म हुआ तो ये बाहर का जो सरफेस है इसको हर तरफ से चूंकि पहले से ही खींच रहा था। पहले क्या था कि बाहर का सरफेस भी इसको पुल कर रहा था और अंदर का सरफेस भी पुल कर रहा था, तो ये अपने शेप में अंदर वाले सरफेस को अंदर वाला सरफेस थ्रेड को पुल अब नहीं कर पाएगा, केवल बाहर का सरफेस इसको चारों तरफ से पुल करेगा। तो इसका जो शेप है वो अब आर्बिट्ररी नहीं हो करके ये बन जाएगा स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग को यह एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कहीं पर अगर मान लो कोई लिक्विड का सरफेस फॉर्म होता है जो एयर के कांटेक्ट में है, और उस सरफेस पे अगर हम किसी आर्बिट्ररी शेप के थ्रेड को रख दें, थ्रेड का लूप रख दें, तो थ्रेड का लूप अपने शेप में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस बन रहा है, एक थ्रेड के बाहर एक थ्रेड के अंदर। थ्रेड का अंदर वाला सरफेस अगर हम कोई लाइन इमेजिन करें तो हम लोग का जानते हैं कि लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि लाइन पे दोनों तरफ का सरफेस इसको पुल कर रहा है। इसलिए किसी पोर्शन पे देखेंगे तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर वाले सरफेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये इनर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा और केवल बाहर से इसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है वो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ये अब इसका जो शेप है वो पूरी तरह से सर्कुलर बन जाएगा। अब लिक्विड ड्रॉप भी देखते हैं कि वो होता है स्फेरिकल। तो लिक्विड ड्रॉप का जो सरफेस, जैसे लिक्विड का दो पोर्शन हुआ यहाँ पर, एक सरफेस के वेल इनसाइड यहाँ पर कि वाटर है, और एक हो गया सरफेस के बाहर जहाँ पर कि एयर है। तो ये जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ रहा है ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, जिसको चारों तरफ से हर पोर्शन एक दूसरे को खींच रहा है। तो इस तरह से इसमें जो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ये सरफेस काम कर रहा है। और ये इसका जो प्रॉपर्टी है, कोई भी शेप अगर स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे को खींचेगा तो उसका जो उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो मिनिमम एरिया में जाना चाहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया में जाना चाहेगा। जैसे मान लो कि ये स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन ऐसा बना है, अगर इसको यहाँ से सब तरफ से पकड़े हुए हैं तभी ये स्ट्रेच रहेगा। अगर मान लो इसको कहीं से छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा। तो वही कारण है कि किसी भी लिक्विड को अगर हम छोड़ देते हैं फ्रीली तो सभी तरफ से इसको खिंचाव मिल रहा है, और इसके कारण क्या होगा कि ये मिनिमम सरफेस एरिया में जाना चाहेगा, जो पॉसिबल केवल किस में है, स्फीयर में है। तो मिनिमम सरफेस एरिया में जाने का इसका प्रॉपर्टी है। अब हम लोग समझते हैं कि सरफेस टेंशन के पीछे रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन। कोई भी सरफेस टेंशन हो रहा है तो उसके पीछे कारण है कि अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन कहाँ पे होता है, तो सरफेस टेंशन लिक्विड के उस सरफेस पे हो रहा है जहाँ पर एयर का कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ पे एयर का कांटेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सरफेस जो लिक्विड का है उसके ऊपर एयर है और नीचे लिक्विड है। तो इसी सरफेस पे ये प्रॉपर्टी देखा जाएगा। ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि जो सरफेस टेंशन हो रहा है यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसके पीछे कारण है दो तरह का वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल जो पूरी तरह से पानी के अंदर है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो केवल सरफेस पे है। तो अब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है तो उस वाटर मॉलिक्यूल पे बाकी सभी वाटर मॉलिक्यूल जो नेबरिंग है वो इसको
हर तरफ से फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम कर रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में है, सरफेस पे है, उस पे क्या हो रहा है कि केवल नीचे का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो इसको केवल पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, और ऊपर में एयर मॉलिक्यूल है, तो एयर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो एयर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला कम होगा, तो नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है उस पे नेट फोर्स लिक्विड के अंदर लग रहा है, ये समझेंगे। और जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है उस पे नेट फोर्स 0 है। तो सरफेस पे ही ऐसा चीज डेवलप क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे लग रहा है नेट फोर्स इनसाइड लिक्विड, नेट फोर्स इनसाइड लिक्विड ये लग रहा है, क्योंकि पानी ऊपर में एयर है, तो एयर का जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा वीक होगा, काफी वीक होगा लिक्विड की तुलना में, तो नेट फोर्स इस पे लगेगा नीचे की तरफ, और जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है सब पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। सभी वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ चुका है उस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इतना ज़्यादा सभी मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा कि सब यहाँ पे टाइटली पैक्ड हो जाएगा, और जो सरफेस है वहाँ पर एक जैम क्रिएट हो जाएगा, जैम क्रिएट हो जाएगा कि ये अब एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेगा। नीचे का मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर में इतना क्लोज हो जाएगा क्योंकि सब पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो सब एक दूसरे क्लोज होगा और यहाँ पे धीरे धीरे जाम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ये पूरा सरफेस जो है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेगा। हम लोग के लिए सरफेस कमजोर है, लेकिन किसी इंसेक्ट के लिए सरफेस एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है, तो इस पर अगर कोई इंसेक्ट चलेगा तो उसके लिए यहाँ पर चलना आसान है, लेकिन अगर कोई भारी चीज़ या कोई पर्सन इसके अंदर में चले तो ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा और फिर वो उसके अंदर में चला जाएगा। अब यही कारण है कि कोई भी मॉस्क्यूटो देखते हैं कि कोई मॉस्क्यूटो पानी की सतह पे आसानी से चल लेता है। कहीं पर अगर मॉस्क्यूटो का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसके पानी के अंदर में कोई इम्प्यूरिटी डाल देते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल डाल देते हैं या सॉल्ट डाल देते हैं। तो केरोसिन ऑयल या सॉल्ट डालने से क्या होता है कि इसका जो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ये जो सरफेस जो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह था अब वो वीक पड़ गया, तो जितना भी मॉस्क्यूटो आसानी से उसके ऊपर मूव कर पा रहा था या उसके ऊपर सरवाइव कर रहा था, वो सभी मॉस्क्यूटो के लिए ये सरफेस ब्रेक कर जाएगा और मॉस्क्यूटो फिर पानी के अंदर में डूब जाएगा। यहाँ से मॉस्क्यूटो को खत्म करने का ये तरीका भी है। ये सब मेन कारण क्या है सरफेस टेंशन का, कि सरफेस टेंशन वहीं डेवलप होगा जहाँ पे वाटर सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा, और उसके पीछे कारण कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है उस पर नेट फोर्स लग रहा है 0, लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल वाटर सरफेस पे है उस पे नेट फोर्स लग रहा है इनटू द लिक्विड, और उसके कारण इस पे नेट फोर्स लगने के कारण जो ऊपर का सरफेस है एयर के कांटेक्ट में वहाँ पर एक जैम क्रिएट हो गया, और उसके कारण ये एक्ट कर रहा है लाइक स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट, स्ट्रेस्ड इलास्टिक शीट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और टर्म हम लोग समझेंगे, एक टर्म होता है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स के बारे में जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव फोर्स बेसिकली क्या है कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम क्या देंगे, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब हुआ कि सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, कोहेसिव
कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। लेकिन वाटर और ग्लास के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स भी एक टर्म है। एडहेसिव फोर्स का क्या मीनिंग है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल्स ऑफ, between molecules of different materials, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मटेरियल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट मटेरियल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स। जैसे मान लो कि वाटर और ग्लास, तो वाटर और ग्लास या वाटर और एयर, एयर और ग्लास, ठीक है। तो वाटर और ग्लास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मटेरियल का मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा कौन सा? एडहेसिव। लेकिन अगर ग्लास की बात करें, दो ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे कोहेसिव। या फिर वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में है। एडहेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसलिए फेविकॉल को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव, क्योंकि फेविकॉल क्या करता है? दो डिफरेंट मटेरियल को चिपकाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एडहेसिव। और कोहेसिव फोर्स हो गया पानी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब सरफेस टेंशन में ये दोनों फोर्स काम कर रहा है। सरफेस टेंशन क्यों डेवलप हो रहा है उसके पीछे अभी देखें हम लोग कि जो वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस पे, वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस पे, यहाँ पर देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसके साथ क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ रहा है, वो सभी मॉलिक्यूल पे फोर्स आपस में जो लग रहा है वो सब फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स। जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है उस पे कोहेसिव फोर्स का नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 0। लेकिन जो सरफेस पे है उस पे कोहेसिव फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जो एयर का एडहेसिव फोर्स है वो वीक है, तो नेट फोर्स इस पे 0 नहीं हो रहा है। नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो जितना भी मॉलिक्यूल है पानी के सतह पे एयर के कांटेक्ट में, उस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन जो पानी के अंदर पूरा मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। इसलिए सरफेस टेंशन हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं? केवल सरफेस पे ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है या जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। जहाँ पे मीडियम चेंज होगा वहीं पे सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी हम लोग देख पाएंगे। जैसे मान लो कि पानी और केरोसिन ऑयल, पानी और केरोसिन ऑयल दोनों लिक्विड इमिसिबल है, दोनों को अगर मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने पर जो बाउंड्री है वहाँ पर सरफेस टेंशन हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये सरफेस टेंशन वही होगा जहाँ पर मीडियम का चेंज होगा, जहाँ पे दो मीडियम के बीच का बाउंड्री होगा, जैसे लिक्विड एयर। जनरली हम लोग देखते हैं जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इसके ऊपर अगर पिन रख दें तो पिन आसानी से फ्लोट कर सकता है, वाटर स्ट्राइड आसानी से चल सकता है। और सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, तो वो किसी भी जो मटेरियल है उसको मिनिमम सरफेस एरिया में ले जाना चाहेगा। इसी कारण से वाटर ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है।
अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करें कि सरफेस टेंशन के चलते आपस में कितना फोर्स लगता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन का कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं डेली लाइफ में। जैसे सरफेस टेंशन डिसइंफेक्टेंट्स, जितना भी डिसइंफेक्टेंट्स होता है वो लो सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो बैक्टीरिया और जितना भी बैक्टीरिया है उसके सेल वाल को जाकर के ब्रेक कर देता है। सरफेस टेंशन अगर सरफेस पे है तो उसको पेनिट्रेट कर पाना आसान नहीं है, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सेल वाल को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड का सरफेस टेंशन बना हुआ है। तो सरफेस टेंशन के कारण उसको ब्रेक कर पाना आसान नहीं है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट उसके सरफेस टेंशन को कम करता है और फिर बैक्टीरिया और इस तरह के जर्म्स को वो किल करता है। सोप्स और डिटर्जेंट का यूज करके हम लोग जो क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है कि सोप और डिटर्जेंट क्या करता है कि लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसके कारण कि लिक्विड आसानी से क्लॉथ को वेट कर सके और उसको क्लीन कर सके। कभी कभी देखते हैं कि कपड़े की सफाई करने के लिए हम लोग हॉट वाटर का यूज करते हैं, तो पानी को गर्म करने से उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, वीक पड़ जाता है। जो सरफेस टेंशन है वो वीक पड़ गया, तो इस तरह से वो पानी क्या करेगा, गर्म पानी उस कपड़े को आसानी से वेट कर सकता है, उसको भिगा सकता है और फिर उसको वहां से क्लीन कर सकता है। कभी कभी देखते हैं कि कोई क्लॉथ है, जैसे कारपेट है, उसमें डस्ट पार्टिकल बैठा हुआ है, तो डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए उसके ऊपर उसको अलग से कोई चीज़ से हिट किया जाता है। मान लो उसको पीटा गया है, डंडा से पीटा जा रहा है, तो देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल वहां से निकल रहा है, उसको किसी चीज़ पे हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल निकल रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण डस्ट पार्टिकल वहां पे जमा हुआ है। और उसको अगर बाहर से कुछ जर्क दिया जाए, कुछ झटका दिया जाएगा, तो फिर वो डस्ट पार्टिकल वहां से निकलेगा। शेविंग करते समय लोग शेविंग क्रीम का यूज करते हैं, क्योंकि शेविंग क्रीम का यूज करने से सरफेस टेंशन का इफेक्ट कम गया और फिर उसके बाद पानी आसानी से स्किन को वेट कर सकता है और फिर वहाँ पे जो शेविंग है वो किया जा सकता है। ये सब जगह पे सरफेस टेंशन का हम लोग यूज समझते हैं। और देखो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि टेंट। जब बारिश के दिन बारिश के समय में टेंट लगा होता है, तो टेंट पे देखते हैं कि पानी भरा जमा हुआ है, तो पानी का एक जो लेयर है वो सरफेस टेंशन का काम के चलते वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर आने वाले पानी को वो रोक ले रहा है। टेंट में अगर मान लो छोटा छोटा पोर भी है, तो टेंट के अंदर पानी नहीं जा पाता है। अगर मान लो कि छोटा छोटा पोर भी है, तो इसके ऊपर का जो पहला लेयर पानी का बन चुका है एयर के कांटेक्ट में, वो मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है और बाकी पानी को आने नहीं देगा। लेकिन अगर कोई इसको टच कर लेगा तो ये मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगा और जो पोर है उसका खुल जाएगा और पानी फिर टेंट के अंदर में आने लगेगा। एक और है कि जब जॉन्डिस होता है तो यूरिन टेस्ट के लिए भी हम लोग सरफेस टेंशन का यूज करते हैं, कि नॉर्मल यूरिन का क्या है कि सरफेस टेंशन 66 डाइन पर सेंटीमीटर है, और जब किसी को जॉन्डिस होता है तो वो सरफेस टेंशन जो होता है वो 55 हो जाता है, कम जाता है। तो जब उसके ऊपर हम लोग नॉर्मल यूरिन के ऊपर जब सल्फर डालते हैं, तो नॉर्मल यूरिन के ऊपर सल्फर फ्लोट करता है, तैरता है, लेकिन जिसको जॉन्डिस होगा उसके अंदर में सरफेस टेंशन कम होने के कारण सल्फर नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ से चेक हो जाता है कि इसको जॉन्डिस है कि नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। अब समझते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है वो कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाता है। तो ये समझते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर मान लेते हैं कि कोई ये स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि वाटर सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, वाटर सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, एयर एयर के कांटेक्ट में है। अब इस सरफेस पे
अगर हम कोई लाइन इमेजिन करें, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइन इमेजिन करते हैं, इस तरह से एक लाइन इमेजिन करना है, तो इस लाइन पे दोनों तरफ का पोर्शन फोर्स लगा रहा है। फोर्स कैसे लगाएगा? तो दोनों तरफ का सरफेस इस तरह से फोर्स लगाएगा कि सरफेस का एरिया कम हो और फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर लगे। तो इधर वाला जो पोर्शन है इस पे फोर्स इधर लगा देगा और इधर का जो फोर्स है सरफेस है इस पे फोर्स इधर लगा देगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स का जो वैल्यू होगा, जितना बड़ा हम लाइन सोचेंगे उतना अधिक फोर्स लगेगा। ये फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन। ये होगा, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन इमेजिन्ड। और यहाँ पे हम लोग एक यूज करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन, तो यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस इंटू एल। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। एस जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो एस है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसी कांस्टेंट का नाम है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड। यानी कि सरफेस टेंशन जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? लिक्विड का एक कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसी तरह से सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे होता है किसी स्प्रिंग के लिए, उस तरह से लिक्विड के लिए क्या कांस्टेंट है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट है। जैसे पानी के लिए सरफेस टेंशन पूछे तो कुछ और होगा, किसी और उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दिया तो सरफेस टेंशन का वैल्यू कुछ और होगा। तो सरफेस टेंशन है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पर आया। तो हम लोग किसी भी लिक्विड सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है उसमें अगर कोई लाइन इमेजिन करें तो उस लाइन पे लिक्विड का सरफेस फोर्स एग्जर्ट करेगा। कैसे? तो ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये ध्यान रखेंगे कि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा। पहला चीज, फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, और इस तरह से फोर्स लगेगा कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके। इस तरह से फोर्स लगेगा जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के चलते फोर्स लगता है और वो लगता है परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो फोर्स कैसे लगेगा? लिक्विड सरफेस पे कोई लाइन अगर इमेजिन करते हैं तो, या मान लो कि लिक्विड सरफेस पे कोई ऐसा वायर रख दिया गया तो उस वायर पे दोनों तरफ का सरफेस क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना लगाएगा? तो फोर्स का वैल्यू है एस इंटू जो लेंथ लिया गया, तो एस इंटू एल, या फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब तुम समझो, जैसे ये मान लो कि वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस, वाटर सरफेस ले लिया गया मान लो इस तरह का, और इस वाटर सरफेस की बात केवल कर रहे हैं जो एयर के कांटेक्ट में है। और इस सरफेस पे अगर कोई ऐसा मान लो कि एक रॉड रख दिया गया, वायर रख दिया गया, तो इस वायर पे दोनों तरफ का जो सरफेस है वो फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू वायर। अगर हम कोई इस तरह से वायर रखेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू वायर। तो हमेशा जो फोर्स किसी वायर पे या लाइन पे लगेगा वो परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर में से इधर होगा कि उधर होगा, वो इस तरह से होगा कि सरफेस का एरिया मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से होगा जो सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा।
इधर से जो ये पोर्शन है, केवल इस पोर्शन की बात करें तो ये इसको इधर खींचेगा, ऐसा नहीं कि इधर पुश कर देगा, ये इसको इधर खींचेगा जिससे कि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो सके। मान लो कि हम अगर कोई फॉर्म करते हैं वायर फ्रेम फॉर्म कर दिए, और इस वायर फ्रेम के ऊपर रख दिया गया एक ऐसा स्लाइडर, और इसको पानी में डिप करके बाहर निकाल लिए, जिससे कि इसमें एक लेयर ऑफ वाटर बन गया, वाटर सरफेस यहाँ पे फॉर्म हो गया, या लिक्विड का सरफेस फॉर्म हो गया। अब लिक्विड का सरफेस इस लाइन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स अब ऐसे भी हम सोच सकते थे परपेंडिकुलर, या ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसमें से केवल एक ही होगा। इस तरह से फोर्स होगा जो कि सरफेस के एरिया को मिनिमाइज कर सके। तो अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये एरिया को कम करेगा, तो लिक्विड इस तरह से फोर्स लगाएगा किसी भी लाइन पे जो एरिया को मिनिमाइज कर सके। तो और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स बराबर होगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इनटू लेंथ। अब ये सरफेस टेंशन लिक्विड का हो गया कांस्टेंट, इसको बोल रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नाम दिया गया सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अब इस सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स बाई लेंथ या न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। अब इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यू शेप्ड वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम के ऊपर एक स्लाइडर रखा गया है, और स्लाइडर रख करके इसको पानी के अंदर में डिप किया गया, जिससे कि इस पे बन गया वाटर सरफेस बन गया। अब इस स्लाइडर पे कितना फोर्स लगाए हैं कि स्लाइडर मूव ना करे। मान लो कि इस पे हम फोर्स इधर से लगाते हैं एफ, तो इस पे कितना फोर्स बाहर से अप्लाई किया जाए कि स्लाइडर रेस्ट में रहे। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड गिवन है एस, और ये दिया रहेगा कि ये जो डिस्टेंस है दोनों पोर्शन के बीच में, ये डिस्टेंस है एल, दोनों वायर के बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। तो जो लिक्विड है इस स्लाइडर पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसका वैल्यू क्या होगा, एस इंटू एल। तो उतना ही फोर्स हम लोग को इधर से भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करें कि स्लाइडर मूव ना करे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एस इंटू एल। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मान लेते हैं कि कोई अब यू फ्रेम है, यहाँ पर ध्यान रखें कि लिक्विड कौन सा था, लिक्विड था वाटर, केवल वाटर था, ठीक है। लेकिन कभी कभी वाटर या सोप फिल्म दोनों रहता है, तो सोप फिल्म और वाटर रहेगा तो उसमें क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं कि यू फ्रेम को, ये जो वायर फ्रेम है इसके ऊपर स्लाइडर रख दिए, और इस स्लाइडर को के साथ एक ब्लॉक पुल्ली के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए। इस ब्लॉक का मास क्या होना चाहिए, ये स्लाइडर मूव ना करे, और ये दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, और ये भी दिया हुआ है कि वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर में डिप किया गया। तो वायर फ्रेम इज डिप्ड इनसाइड ए सोप सॉल्यूशन के अंदर में इसको डिप किया गया। तो मास m का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये स्लाइडर रेस्ट में रहे, so that स्लाइडर does not move, क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है।
सोप है और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड दिया हुआ है सरफेस टेंशन एस, और इसके ऊपर जो सोप फिल्म बन रहा है ऐसे बन रहा है, सोप फिल्म ऐसे बन गया। क्या आंसर होगा जी, बोलो तो सब कोई, क्या आंसर आना चाहिए? ये सोप फिल्म के अंदर में इसको डिप करके बना दिया गया सोप फिल्म, सोप सॉल्यूशन के अंदर में, और स्लाइडर को रख दिया गया उसके ऊपर, और इससे एक मास सस्पेंडेड किया गया। तो मास का वैल्यू क्या रहे कि ये स्लाइडर मूव ना करे। अगर मान लो कि स्ट्रिंग नहीं लगाते तो स्लाइडर क्या होता, इधर मूव कर जाता, क्योंकि इसको सरफेस टेंशन इधर खींच लेता। लेकिन इसको चलने से रोकना है तो इधर एक मास सस्पेंडेड कर दे, तो मास एम का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि स्लाइडर मूव ना करे। तो क्या होगा इस बार आंसर? क्या देखो, पहला, वाटर में क्या होता है, वाटर में केवल एक लेयर फॉर्म होगा, लेकिन सोप फिल्म रहेगा तो ध्यान, सोप सॉल्यूशन रहेगा तो दो लेयर फॉर्म होगा, क्योंकि हमेशा सोप का जो लेयर होता है तो दो लेयर बनता है। एक लेयर वाटर का हो गया, बीच में एयर, और फिर वाटर, तो इस तरह से दो लेयर बनता है। तो कहीं भी अगर सोप सॉल्यूशन की बात किया गया है तो उसमें अगर सरफेस बन रहा है, वाटर सरफेस बन रहा है, लिक्विड सरफेस बन रहा है, तो उसमें दो सरफेस होगा। केवल पानी था तो केवल एक सरफेस बना। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि सिंपल एक सरफेस है, तो उसके अंदर में क्या है, दो सरफेस है। जैसे ये स्लाइडर है तो एक सरफेस ऊपर से, एक सरफेस नीचे से, और बीच में हो गया मीडियम कौन सा, एयर। तो सोप के केस में दो लेयर बनता है। यहाँ पर समझ लो कि ये जो स्लाइडर है, तो स्लाइडर के ऊपर का जो सरफेस है वो भी एसएल फोर्स लगा रहा है, नीचे का सरफेस भी एसएल फोर्स लगा रहा है, तो नेट कितना फोर्स लग जाएगा, नेट फोर्स लग जाएगा 2SL, 2SL। और इधर क्या लग रहा है, टेंशन, टेंशन बराबर mg। इधर जो फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के चलते वो टेंशन, टेंशन का वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है, यानी कि 2SL बराबर mg। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे, यानी कि mg इक्वल्स टू हो गया 2 × SL। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू होगा 2SL/g। तो ध्यान रखना है ये चीज कि जब सोप फिल्म, सोप सॉल्यूशन का बात हो रहा है तो दो लेयर फॉर्म होगा लिक्विड का। केवल वाटर बोला गया तो एक लेयर फॉर्म होगा, वाटर केस में केवल एक लेयर, सोप के केस में दो लेयर। क्योंकि सबको याद होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होगा कि सोप किस तरह से काम करता है। तो उसमें सोप से जब हम लोग सोप सॉल्यूशन बनाते हैं या सोप बबल बनता है, तो सोप का में दो तरह का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिबिक फिलिक। एक जो पानी में अट्रैक्ट होगा और एक पानी से दूर भागेगा। तो इस तरह से दो लेयर फॉर्म होता है और बीच में एयर रहता है। तो इन केस ऑफ सोप सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सोप फिल्म, there will be there will be two layers, two layers of liquid. In case of water, water film, there will be one layer of liquid। ठीक है, तो सोप फिल्म में दो लेयर और वाटर फिल्म में एक लेयर। हो गया ना ये? अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन के चलते सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। देखो क्या है कि जैसे स्प्रिंग फोर्स लगाता है और उसके कारण वो वर्क करता है और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से कोई भी लिक्विड का सरफेस भी, लिक्विड का सरफेस भी, जैसे लिक्विड का सरफेस है इस फ्रेम में, एक स्लाइडर ले लिए
अब इसके ऊपर मान लो कि अगर कोई सोप फिल्म या लिक्विड का फिल्म लेयर फॉर्म हो गया है, तो ये लेयर इस स्लाइडर पे लगाएगा फोर्स, और अगर स्लाइडर को ये मूव कराया यहाँ से यहाँ तक, स्लाइडर को मूव कराया यहाँ से यहाँ तक, तो ये फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। ये वर्क करेगा तो उसके कारण वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च होना चाहिए। तो अगर ये वर्क करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, खर्च होगा। तो मान लो कि ये स्लाइडर यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस चला, एक्स डिस्टेंस चला, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या होगा, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स, और एफ का क्या वैल्यू है, एस इंटू एल। ये है लेंथ इसका, एल लेंथ है एल, एस इंटू एल इंटू एक्स। अब यहाँ देखो एल इंटू एक्स क्या है, एल इंटू एक्स, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या है, एरिया। इतना एरिया कम हुआ तो ये वर्क हुआ। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। तो ऐसे याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन, और यहां से देख सकते हैं कि माइनस डेल्टा यू बराबर क्या है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बराबर होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एल इंटू एक्स क्या है, एरिया में कमी है, एरिया कितना कम हुआ है, तो इतना एरिया इसका कम हुआ, एल इंटू एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं एस इंटू डिक्रीज इन एरिया, एस इंटू माइनस डेल्टा ए। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया कि अगर कहीं पे कोई लिक्विड सरफेस फॉर्म हुआ है तो हम मान के चलेंगे कि उसके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन बराबर ऐसे बोल सकते हैं एस इंटू ए। इस फॉर्मूला को याद करेंगे कि अगर किसी लिक्विड का सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू surface due to surface tension can be given as potential energy बराबर surface tension into area of the surface। ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस। इस क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी वाटरफॉल के आसपास का जो एरिया रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर डाउन क्यों रहता है बाहरी सराउंडिंग की तुलना में, या कहीं पर कोई पानी स्प्रिंकल करता है, पानी का छिड़काव करते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्यों डाउन हो जाता है।
तो इसके पीछे क्या कारण है? when we sprinkle water, temperature of the surrounding decreases. के पीछे क्या कारण है कि जब हम लोग पानी छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। या वाटरफॉल से पानी गिर रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर तो डाउन हो जा रहा है। तो क्या होता है कि पानी तो जब वाटरफॉल से गिर रहा होता है तो ऊपर में तो बल्क में होता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और जब नीचे आता है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ड्रॉप में टूट जाता है, छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है। ऊपर में बल्क में है, बड़ा बड़ा वाटर मॉलिक्यूल है, सब एक साथ है, लेकिन नीचे आ रहा है तो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है। तो ऐसा होने से टेम्परेचर डाउन कैसे हो रहा है? देखो, जब बिगर ड्रॉप है तो इसके पास सरफेस एरिया कितना है? मान लेते हैं रेडियस आर है, रेडियस आर है तो पूरा सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई r² तो इस पूरे सरफेस एरिया में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू सरफेस टेंशन? तो सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इनिशियली। और जब ये छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाएगा, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप में टूट जाएगा, तो अब इसका सरफेस एरिया सबका मिला करके ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो अब फाइनल पोटेंशियल जी जो होगा सभी का मिला करके, छोटे छोटे ड्रॉप का मिला करके, मास तो उतना ही है जितना वाटर ड्रॉप है वो ब्रेक कर गया है छोटे ड्रॉप में, बहुत सारे छोटे ड्रॉप में। तो छोटे ड्रॉप में जब आएगा तो सबका अपना अपना सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो टोटल पोटेंशियल जी कितना हो जाएगा? तो सरफेस टेंशन इनटू सभी का सरफेस एरिया का सम, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, तो वो सरफेस एरिया क्या होगा? मान लो कि एन ड्रॉप में टूट गया, एन, तो एन इंटू एक ड्रॉप का एरिया, तो एक ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई r² है। तो हम लोग कैलकुलेट कर देखते हैं कि इसका जो वैल्यू आया है वो पहले वाले से, इस वाले से ज़्यादा आ रहा है। ये ज़्यादा आने से क्या होगा कि अब सरफेस एनर्जी बढ़ गया। सरफेस एनर्जी कैसे बढ़ गया? यहाँ पर इनिशियल एनर्जी मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 यूनिट है, और बाद में बढ़कर के हो गया 120 यूनिट, जो भी इसका यूनिट होगा वो बाद में देख लेंगे। तो 120 यूनिट बहुत छोटा सा वैल्यू होगा कोई, तो जूल में होगा, मिली जूल, माइक्रो जूल, ऐसे कुछ मान लो। तो 120 हो गया। तो एनर्जी तो सरफेस का बढ़ा, तो ये एनर्जी कहाँ से बढ़ेगा? ये क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सराउंडिंग से जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? लोअर डाउन हो जाएगा। यही कारण है कि जब हम पानी छिड़कते हैं, बॉटल के अंदर में पानी है, जब उसको बाहर छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ दिए तो उसका सरफेस एनर्जी सभी मॉलिक्यूल का मिलके बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए वो सराउंडिंग का हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उससे कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये स्फेरिकल, ये लिक्विड ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर breaks into 1000 smaller drops, smaller drops find change in potential energy of the liquid. Take surface tension
सरफेस टेंशन बराबर एस, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू एस। चलिए सवाल है कि कोई बड़ा लिक्विड ड्रॉप है, बिगर लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, वो अगर 1000 छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है तो सरफेस तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली हम उसको बोले हैं पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो क्या आंसर आएगा, कितना आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा, अगर बढ़ा है तो उतना एनर्जी वो सराउंडिंग से लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसा है कि पहले एक बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस है आर, रेडियस है आर, और सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड गिवन है एस, तो इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई इक्वल्स टू है कितना, एस इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है 4 पाई r², ये है एस इंटू 4 पाई r²। अब यही लिक्विड ड्रॉप अगर छोटे ड्रॉप में ब्रेक कर गया, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक कर गया, और ऐसा ड्रॉप का नंबर है 1000, तो स्मॉल 1000 ड्रॉप में ब्रेक कर गया। तो अगर मान लेते हैं कि एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो जितना वॉल्यूम लिक्विड ड्रॉप का था बड़ा का, जितना बिगर का था उतना स्मॉलर सब मिला करके भी होगा। तो मान लेते हैं कि एक बिगर ड्रॉप ब्रेक कर गया एन स्मॉलर ड्रॉप में, तो एन स्मॉलर ड्रॉप एन इंटू एन स्मॉलर ड्रॉप है, तो एक स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वो है 4/3 पाई स्मॉल r³। एक स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r³, और ऐसा एन ड्रॉप है में टूटा, एन इंटू इतना, ये पूरा वॉल्यूम हो गया सब मिला करके, और ये वॉल्यूम किसके बराबर है, तो जो बिगर ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर है, तो 4/3 पाई R³, यही था कॉन्सेप्ट कि बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, सभी स्मॉलर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सभी का वॉल्यूम मिलाकर कितना हो गया, एन इंटू इतना बराबर इतना, तो स्मॉल r³ बराबर क्या होगा, कैपिटल R³ बाई एन, यानी कि स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, तो स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, ये होगा कैपिटल R/N के पावर 1/3।
यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेंगे, 1000 ड्रॉप है तो r बाई 1000 के पावर 1/3 यानी 10 r बाई 10। तो अगर 1000 छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R बाई 10। ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये समझ आया सबको। n टू दी पावर 1/3 है 1000। अगर 64 लेते तो 4 होता r बाई 4। अगर 125 लेते तो r बाई 5। n लिए तो n के पावर 1/3 r बाई n टू दी पावर 1/3 ये हो गया। अब फाइनल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल एनर्जी, एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना है, एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी है 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू एस। एक सरफेस का एनर्जी, एक ड्रॉप का, एक स्मॉलर ड्रॉप का, और ऐसा कितना स्मॉलर ड्रॉप है, n स्मॉलर ड्रॉप है। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n का मतलब यहाँ पर कितना था, 1000। 1000 n का वैल्यू है इंटू एस इंटू 4 पाई, और रेडियस का वैल्यू क्या है, r बाई 10, r बाई 10 का स्क्वायर है, यही है। n इंटू एस इंटू 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r का वैल्यू क्या है, r बाई 10। ये हो जाएगा 10 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू एस। तो पहले क्या था, पहले एनर्जी इतना था, अब उसका कितना हो गया 10 टाइम्स। एनर्जी में चेंज हुआ, एनर्जी में चेंज कितना हुआ, एनर्जी पहले से बढ़ा। देख सकते हैं कि पहले इतना एनर्जी था, बाद में एनर्जी उसका हो गया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हुआ ना, 10 टाइम्स एनर्जी हो गया। तो अब एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी कि इतना माइनस उतना, इसका वैल्यू में से इसका वैल्यू माइनस होना है। तो 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू एस, तो हो गया 36 पाई r स्क्वायर इंटू एस। ये एनर्जी इतना बढ़ा, इतना एनर्जी बढ़ गया तो ये कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से जब इतना एनर्जी लेगा तो फिर इसका टेम्परेचर 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 सराउंडिंग का डाउन हो जाएगा। ये हो गया सरफेस टेंशन के चलते एनर्जी, ये कारण है। अब इसी कारण, इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिक्विड का जो शेप होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है। तो अब यही कारण है कि किसी लिक्विड का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन आता है कि वाई shapes of liquid drops are spherical। तो क्या रीजन है, लिक्विड ड्रॉप क्यूब भी हो सकता था, क्यूब के शेप में भी तो हो सकता था, लेकिन इस शेप में नहीं होता है। किसी और आर्बिट्ररी शेप में भी लिक्विड ड्रॉप तो हो सकता था, उस शेप में नहीं होता। ट्रायंगुलर शेप में क्यों नहीं होता है, क्यूबॉइड में क्यों नहीं हो रहा है, स्फेरिकल में ही क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है, लिक्विड ड्रॉप पिरामिड के शेप में क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये सब क्या रीजन है, इस शेप में क्यों नहीं हुआ, केवल इसी शेप में क्यों रहा, ये सब शेप में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड ड्रॉप का जो, मान लो कि लिक्विड ड्रॉप एक गिवन वॉल्यूम का, इतना वॉल्यूम का लिक्विड, इतना वॉल्यूम लिक्विड है,
इतना वॉल्यूम लिक्विड का है। इस लिक्विड को अगर फ्री कर दिया जाए, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्फेरिकल शेप में हो जाएगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है कि फॉर ए गिवन मास या फॉर ए गिवन वॉल्यूम, अगर हमको मिनिमम सरफेस एरिया में उस कंटेंट को रखना है तो शेप क्या हो सकता है? स्फीयर का ही शेप हो सकता है मिनिमम। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होता है मिनिमम। जैसे मान लो कि 2 किलोग्राम मास का कोई चीज है, उसको मिनिमम सरफेस एरिया में हमको रखना है तो हमको स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। अगर क्यूब में रखेंगे तो सरफेस का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए फॉर ए गिवन मास फॉर मिनिमम सरफेस एरिया शेप क्या हो सकता है? स्फीयर। और जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम होगा। और कोई भी चीज किस तरफ जाता है, स्टेबिलिटी उसका किधर होता है? जब उसका एनर्जी मिनिमम होता है। तो किस पूरे नेचर में या किसी सिस्टम में ये कंडीशन है कि कौन से डायरेक्शन की तरफ वो प्रोसीड करेगा, यानी कि क्या हो सकता है? वही चीज हो सकता है जिसमें कि एनर्जी कम हो। तो मिनिमम एनर्जी यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मिनिमम एनर्जी होने के लिए जरूरी है कि सरफेस एरिया मिनिमम हो। और सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा? फॉर ए गिवन मास। इसका शेप क्या होना चाहिए? स्फेरिकल। तो जब सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर विल बी मिनिमम फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का वॉल्यूम दे दिया गया और तो मिनिमम सरफेस एरिया में ही लिक्विड रह सकता है, उसके लिए है कि स्फीयर में ही रह पाएगा। और जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा, जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा इसका मतलब कि सरफेस एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो एनर्जी विल बी मिनिमम, यानी कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इसलिए इस डायरेक्शन में ये चीज हो सकता है। तो कोई भी लिक्विड स्फेरिकल शेप में होता है जिससे कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो सके, तो सरफेस एनर्जी भी मिनिमम उसका रह सके। ये हो गया कि कोई लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई अ, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर में एक बबल, एयर बबल यहाँ पर बन गया और एक एयर बबल यहाँ पे फॉर्म हो गया। एक एयर बबल का रेडियस बड़ा है, एक एयर बबल का रेडियस छोटा है। तो अगर इस तरह से फॉर्म हुआ है कुछ,
तो उसके बाद का कंडीशन क्या होगा कि बिगर बबल बिगर बनेगा या स्मॉलर बबल स्मॉलर बन जाएगा, बिगर बिगर बनेगा कि स्मॉलर बिगर बनेगा, ये वाला बबल बड़ा होगा कि ये वाला बबल और बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, दोनों में से क्या होगा। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोगों को पहले समझना होगा कि किसी एयर बबल के या लिक्विड बबल के अंदर में बाहर की तुलना में कितना प्रेशर होता है, क्या प्रेशर सेम रहता है या प्रेशर ज़्यादा या कम रहेगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर में या एयर बबल के अंदर में प्रेशर क्या होता है। एक्सेस प्रेशर इन एन एयर बबल, एयर बबल, ये मान लो कि एयर बबल है, अंदर में क्या है एयर, और ये है लिक्विड का सरफेस, लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है, ये बन गया, वाटर होगा तो केवल एक लेयर फॉर्म होगा, और अगर सोप बबल बनाएंगे तो क्या होगा, सोप बबल बनाएंगे तो क्या होगा कि उसमें दो लेयर फॉर्म होगा, बीच में थोड़ा गैप रहेगा, दो लेयर ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया सोप बबल, और ये है एयर, और ये दोनों सरफेस क्या है लिक्विड का है, लिक्विड है, और बीच में जो गैप है वो क्या है एयर है। तो इस तरह से ये बन गया सोप बबल, सोप बबल, और ये बन गया एयर बबल या वाटर बबल। अब किसी भी बबल के अंदर में प्रेशर बाहर से ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी वाटर सरफेस का इस तरह का शेप है, इधर से कॉन्वेक्स इधर से कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर अगर P है तो कॉनकेव साइड में प्रेशर होगा P प्लस 2s बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है उसका रेडियस, ये मान लो कि इस स्फीयर का पोर्शन माना गया। तो कोई भी अगर हम लिक्विड का कोई पोर्शन कंसीडर किए, लिक्विड बबल का, ड्रॉप का, एयर बबल का, वाटर बबल का, इतना पोर्शन, तो कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से क्या होता है हायर होता है, कितना हायर होता है, कितना ज़्यादा होता है, तो 2s बाई आर, इतना प्रेशर ज़्यादा होता है। s क्या है इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, r क्या है इसका जो स्फेरिकल सरफेस का जो पोर्शन है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी लिक्विड के बबल के अंदर में कॉनकेव साइड की ओर प्रेशर 2s बाई आर से ज़्यादा होता है अगर एक लेयर है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे बाहर में प्रेशर अगर P एटमॉस्फेरिक है तो अंदर में प्रेशर क्या होगा, अंदर में ये देख लो ये हो गया कॉन्वेक्स साइड, तो इधर कॉन्वेक्स साइड की ओर प्रेशर जो है कम होता है और कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अंदर में प्रेशर क्या होगा, अंदर में प्रेशर होगा P ATM प्लस 2s बाई आर। तो बबल में क्या होगा, ये है इधर है कॉन्वेक्स साइड, तो इधर प्रेशर बाहर में एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जैसे ही हम इस सरफेस के अंदर में आए तो कॉनकेव साइड में प्रेशर एक लेयर के चलते क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा P ATM प्लस 2s बाई आर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो प्रेशर आया उसके बाद एक लेयर और आ रहा है, एक लेयर और आ रहा है, तो इसके फिर इसके कॉनकेव में प्रेशर कम है, अंदर में जाएंगे तो सॉरी कॉन्वेक्स में प्रेशर कम है, इधर आए तो कॉनकेव साइड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर 2s बाई आर से बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस 2s बाई आर प्लस 2s बाई आर यानी कि 4s बाई आर। तो इसे याद रखेंगे कि बाहर में प्रेशर P है तो सोप बबल के अंदर प्रेशर क्या होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस 4s बाई आर, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। तो किसी भी
बबल के अंदर में प्रेशर एक लेयर के चलते 2s/r से बढ़ेगा। 2 लेयर है तो 4s/r से बढ़ेगा। इस तरह से मान लो कि 3 लेयर होता तो 6s/r, 4 लेयर होता तो 8s/r, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर इन द कॉनकेव साइड ऑफ एयर बबल will be higher than convex side by 2s by 2s by r by 2s by r। ये है रिजल्ट कि प्रेशर इन द कॉनकेव साइड विल बी हायर देन कॉन्वेक्स साइड बाई 2s/r। 2s/r से ज़्यादा होगा। अब इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर सबको मिलेगा। एक छोटा बबल था, एक बड़ा बबल था। ये था कि अगर एक ट्यूब लिया गया और इस ट्यूब की एक तरफ बिगर बबल फॉर्म हुआ, एक स्मॉलर बबल फॉर्म हुआ, तो क्या होगा? स्मॉलर स्मॉलर हो जाएगा कि स्मॉलर बिगर बनेगा? तो यहाँ पे देखते हैं, बाहर में प्रेशर क्या है? P ATM। अंदर में प्रेशर क्या होगा? तो अंदर का प्रेशर होगा P ATM प्लस 2s/r। और यहाँ पे प्रेशर है P ATM और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? अंदर में प्रेशर होगा P ATM प्लस 2s/R। किसका प्रेशर ज़्यादा है? बड़ा रेडियस है तो प्रेशर कम है। नीचे में आर का वैल्यू बड़ा हो गया तो प्रेशर कम, तो इसमें लो प्रेशर और इसमें हाई प्रेशर, छोटा बबल हाई प्रेशर उसके अंदर में है, हाई प्रेशर। अब देखो इसमें लिक्विड हाई प्रेशर है तो लिक्विड सॉरी गैस गैस हाई प्रेशर में है। तो गैस किधर से किधर मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ से जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर जाएगा, तो छोटा बबल और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। तो गैस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इस कारण से क्या होगा कि स्मॉलर और स्मॉलर हो जाएगा, बिगर और बिगर बन जाएगा। बिगर बबल बिकम्स मोर बिगर। बिगर बबल जो है और बिगर बबल बन जाएगा। जैसे कि कैपिटलिज्म में होता है, जो बड़ा आदमी है और अमीर आदमी अमीर बनता है, गरीब आदमी ज़्यादा गरीब बनता है, यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। छोटा बबल और छोटा हो जाएगा, बड़ा बबल और बड़ा बनता जाएगा।
ये हो गया ना। इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि बबल में प्रेशर एक्सेस कैसे होता है। तो कॉनकेव साइड की ओर प्रेशर कॉन्वेक्स से 2s/r ज़्यादा होता है। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो एक सवाल सबको बनाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वाटर टैंक है, वाटर टैंक है जिसमें कि लिक्विड फिल किया हुआ है अप टू हाइट एच, लिक्विड फिल किया हुआ है अप टू हाइट एच। और इस लिक्विड के अंदर में एक बबल फॉर्म हो रहा है, एयर बबल फॉर्म हो रहा है, एयर बबल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। मान लेते हैं कि इसके बॉटम में फॉर्म हो रहा है, इसके बॉटम में एक एयर बबल फॉर्म हो गया और इसका हाइट, लिक्विड का हाइट दिया हुआ है h, लिक्विड का हाइट गिवन है h, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो और इसका रेडियस गिवन है r, रेडियस गिवन है r। बताना है इस एयर बबल के अंदर में कितना प्रेशर होगा। फाइंड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। एयर बबल ये बन रहा है, एयर बबल देखते हो कभी कभी वाटर टैंक में एयर बबल उसके बॉटम से फॉर्म होते रहता है। यहाँ एयर बबल जो फॉर्म हुआ, इस एयर बबल का रेडियस गिवन है स्मॉल r, कितना प्रेशर उसके अंदर में है। देखते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा PATM, तो यहाँ पे प्रेशर होगा PATM। यहाँ पे एयर है, ऊपर में एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर होगा PATM। और PATM इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पॉइंट से नीचे आए h हाइट, तो यहाँ प्रेशर बाहर में क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर हो गया PATM प्लस रो जी एच, ये होगा। अब देखो लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल है, इसके कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कितना है, जितना भी प्रेशर होगा तो अंदर में प्रेशर उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्रेशर होगा P+2s/रेडियस। यहाँ प्रेशर अगर P है तो यहाँ प्रेशर होगा P डैश बराबर PATM प्लस 2s/r। तो फिर यहाँ प्रेशर पता चल गया PATM प्लस रो जी एच, और अंदर में आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर 2s/r से बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर में प्रेशर हो जाएगा जितना भी बाहर में है PATM प्लस रो जी एच प्लस 2s/r, ये हो जाएगा। प्लस होगा ना, कॉनकेव साइड में प्रेशर बढ़ना है, लिक्विड कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम है, लो प्रेशर, इधर प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। कितना हाई है, कितना एक्सेस है, तो इसके अंदर में एक्सेस प्रेशर होता है 2s/r, इतना प्रेशर एक्सेस है। तो इधर का प्रेशर निकल गया, लिक्विड के चलते प्रेशर बाहर में कितना है, बॉटम में प्रेशर है PATM प्लस रो जी एच, और अब लिक्विड ड्रॉप के अंदर में आएंगे तो प्रेशर 2s/r से बढ़ जाएगा,
प्लस 2s/r। और ये कैसे बढ़ रहा है, तो इसको एबीडी ड्रॉ करके बना सकते हैं हम लोग, इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो कि एयर बबल ले लिए, एयर बबल ले लिए, इसको दो पार्ट में कट किए, हाफ स्फीयर में कट किए, तो यहाँ पर ऐसा बन गया। अब बाहर का जो एयर है वो इसे फोर्स हर तरफ से लगा रहा है, हर तरफ से इसको कंप्रेस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, पी एटमॉस्फेरिक, या मान लो बाहर का प्रेशर पी है, तो ये पी प्रेशर इसके पूरे एरिया पे कितना फोर्स लगाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन करेंगे, ये इतने एरिया पे प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। तो इतने एरिया पे प्रेशर लग गया, कितना इधर से लग गया P इंटू इसका एरिया, तो P इंटू ए, ठीक है। और अंदर का जो लिक्विड था, अंदर का जो एयर है वो भी तो इधर से फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर से लगा रहा है कितना, P इनसाइड इंटू एरिया, ये लगा रहा है। क्या यही दोनों फोर्स लग रहा है? और ये जो तुम लाइन इमेजिन किए सर्कुलर, ये भी तो एयर के कांटेक्ट में है, और इसको भी क्या कर रहा है, इधर वाला जो ड्रॉप है, इधर वाला जो पोर्शन है वो इसको पुल करेगा, ठीक है। तो वो पुल करेगा क्योंकि किसी भी लाइन पे क्या करता है, लिक्विड खींचता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हर तरफ से परपेंडिकुलरली खींच रहा है। तो हर जगह पर स्मॉल स्मॉल लेंथ लेंगे तो उसको एक लिक्विड का सरफेस उसको पुल कर रहा है, तो सब मिल करके इस पे एक फोर्स इधर भी लगा रहा है। इधर कितना लगा रहा है, एस इंटू लेंथ, लेंथ सब पूरा लेंथ मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स प्लस ये फोर्स बराबर ये फोर्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाहर का जो फोर्स था वो कितना था, P इंटू ए, लग रहा है इस तरफ, जो बाहर का एयर है वो फोर्स इधर लगाया, इस सरफेस पे, इस पोर्शन पे, इस लेंथ पे, अंदर का लिक्विड अपनी तरफ इधर पुल किया, तो पी ए प्लस एस इंटू 2πr बराबर P इनसाइड इंटू एरिया, P आउटसाइड इंटू एरिया। तो P इनसाइड कितना होगा, P इनसाइड जो आया वो P आउटसाइड, एरिया कट गया, तो P आउटसाइड प्लस एस 2πr इंटू एस बाई एरिया, एरिया कितना है, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, πr², तो πr²। तो यहाँ से आ गया रिजल्ट कि लिक्विड के अंदर का प्रेशर जो है P इनसाइड बराबर P आउटसाइड प्लस 2s बाई ये r, ठीक है, 2s/r, यहाँ पे कैपिटल एस को बोल दे रहे हैं, 2s/r, कैपिटल R ये है इसका रेडियस। तो ये देख लिए कि लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से P आउट से इतना एक्सेस है, तो इसलिए हम लोग इस रिजल्ट को सीधे याद करें, इस तरह भी प्रूफ किया हुआ है। तो रिजल्ट को याद रखें कि कॉनकेव साइड में प्रेशर होगा P प्लस 2s बाई रेडियस, इधर प्रेशर P है, अंदर में प्रेशर, कॉनकेव साइड में प्रेशर हो जाएगा P प्लस 2s बाई रेडियस, इसको याद रखना है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इस पे हम लोग अब सवाल ववाल बनाएंगे, फिर सरफेस टेंशन अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ विस्कोसिटी का भी पोर्शन हम लोग देख लेंगे। तो कल इसी समय में रखते हैं, संडे को है, सुबह में टाइम है, संडे को इसी टाइम में कल रख देते हैं, सरफेस टेंशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।